नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट शब्द तक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, हिटलर शाही का वेलकम करने के लिए इस देश के नागरिक समाज को मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। थर्ड डिग्री, जी हाँ, थर्ड डिग्री विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए यूएपीए के आरोपियों के ऊपर थर्ड डिग्री। और ये थर्ड डिग्री की बात किस लिए? तो इस भारत देश के भीतर विपक्षी पार्टियों और विपक्षी नेताओं का नाम बकने के लिए, ताकि वो उन सारे लोगों का नाम ले सके जिससे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और ये काम जो है इस भारत देश के भीतर पुलिस प्रशासन कर रही है। वो पुलिस प्रशासन जिसके भीतर इस देश में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने, बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस अपना काम छोड़ करके विपक्षी नेताओं को, विपक्ष को फिक्स करने में लगी जुट गई है। विपक्ष को फिक्स करने की ऐसी प्रयास, चुनावी साल के भीतर विपक्ष को फिक्स करने की ऐसी प्रयास है, जो पूरी कहानी जो आपको हम जिक्र करके बता रहे हैं, तो आप सुन करके रोंगटे आपके खड़े होने लगेंगे। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि आजाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र के भीतर इस तरह के कोशिश इमरजेंसी के दौरान भी हुआ था। इमरजेंसी के दौरान भी इस तरह का कोई बात नहीं हुई थी। उस समय तो नेताओं को केवल जेल में डाला गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था, लेकिन विपक्षी नेताओं को जो है किसी भी प्रकार से इतनी खतरनाक साजिश में शामिल करने की कोई कवायद नहीं उस दौर में थी जो इस दौर में हो रही है। मामला दरअसल 13 दिसंबर का होता है। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के भीतर कुछ बेरोजगार नौजवान कूद जाते हैं, दीर्घा से लोकसभा में कूद जाते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह के कुछ नारे लगाते हुए। और उनके पास जो है, जो आमतौर पे फंक्शन वगैरह में यूज होने वाला जो कुछ आजकल जो नई नई चीजें आ रही है, जिससे अलग से धुआं धुआं सा क्रिएट होता है, वो सारी चीजें होती है। उसके बाद उनके पास यूएपीए लगाया जाता है, और यूएपीए लगाने के बाद उनको जेल डाला दिया जाता है। उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जाती है, उन्हें जेल में डाला गया, यूएपीए लगाया गया। सारी बातें तो बहुत पुरानी हो गई और इन बातों को हम दोबारा से जिक्र भी नहीं करते। बात आज ये है कि इसके बाद उन सारे नौजवानों पर जो दबाव बनाया जा रहा है, उन बेरोजगार नौजवानों के ऊपर जो दबाव दिया जाता है, वो दबाव कितना अपने आप में बहुत खतरनाक है। थर्ड डिग्री के तहत उस दबाव दिया जा रहा है। जब इस बात को आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में भारत देश कितनी खतरनाक स्थिति में जाते हुए दिख रहा है। पूरा मामला ये होता है कि आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में 6 गिरफ्तार नौजवान, जी, पार्लियामेंट के ऊपर, संसद भवन के ऊपर जो उस दिन जो पूरा हंगामा हुआ था, उसके में 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, उन 6 में से एक नीलम आजाद को छोड़ करके आज 5 लोगों ने अपना बयान दर्ज करवाया। उन बयानों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला बयान होता है कि भारत देश के भीतर विपक्ष को नींद उड़ाने वाली तो बयान होती है, कहीं लोकतंत्र की नींद उड़ा देगी। किसने ये बात सोचा था कि लोकतंत्र इस दौर में पहुंच जाएगा जहां पर विपक्ष होना इस भारत देश के भीतर देशद्रोही होने का समान हो जाएगा। इन 5 लोगों ने बताया कि उनके साथ जो है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, बिजली का करंट दिया गया। इन 5 नौजवानों ने इस तरह की बात की, कोर्ट के भीतर कहा कि उनको बिजली का करंट दिया गया, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई, और यह भी कहा गया कि किसी खास विपक्षी दल और एक खास विचारधारा, खास नेता का नाम तुम्हें लेना है। ये बताना है कि एक खास विपक्षी दल, खास नेता ने ही उनके ऊपर ये सब कुछ करने के लिए, संसद भवन के भीतर जाकर के लोगों को डराने धमकाने के लिए, दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूदने के लिए जो है प्रेरित किया। ये बात कहने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया। इस बात से बखूबी सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किस स्थिति में। उन सारे नौजवानों की जो पेशी हुई कोर्ट में, बेरोजगार युवाओं को जो पेशी किया गया, तो 6 में से 5 लोग जो है, 5-6 में से एक नीलम आजाद आज नहीं होती है, 5 आरोपी जो होते हैं, 5 आरोपी पेशी होती है। अवसाद शर्मा, मनोरंजन डी, ललित झा, महेश कुमावत और अनुल सिंधे होते हैं। ये 5 नौजवानों की वहां पे पेशी की जाती है। इन 5 नौजवानों की ओर से जो कुछ बयान दर्ज कराए गए, वो बयान आज के दौर में अपने आप में कल्पना नहीं किया जा सकता है कि आप किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिस्सा है। और पुलिस प्रशासन ऐसे बयान जो है इस भारत देश के एक राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल नेता के खिलाफ दिलवाना चाह रही है। अब राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक में विरोध होना, मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। राजनीति के भीतर एक पार्टी चुनाव जीती है, दूसरी हारती है। जनता कभी किसी को जिता देती है, कभी किसी और को जिता देती है।
लेकिन इस भारत देश में जीत हार से परे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादाओं से परे जो है, अगर विपक्ष को जनता के भीतर बदनाम करने, विपक्ष को टॉर्चर करने के लिए जब ईडी से सामने काम नहीं चलता हो, जब सीबीआई से काम नहीं चलता हो, जब आईटी से नहीं चलता हो, तो इतनी इस तरह की करतूत करने पर पुलिस किस तरह से, किसके इशारे पे कर रही है, किसके इशारे पे इन नौजवानों का इलेक्ट्रिक शॉर्ट जैसे दिया जा रहा, 60 डिग्री टॉर्चर दिया। ये नौजवान यही बात नहीं बताता है, ये सारे लोग ये तक बताया कि इनके ऊपर इस तरह का भी दबाव डाला गया कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल, फोन के पासवर्ड तक मुहैया करवाए। अब इस बात से सहज ही अंदाजा लगा सकता है कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, निजता को लेकर के, जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर 9 मेंबर की बेंच जब इतना बड़ा आदेश दिया था, उसके बाद जो है बिना न्यायालय के आदेश के कोई किसी का पासवर्ड कैसे ले सकता है, कैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया जा सकता है, कैसे किसी को जो है यूएपीए के तहत जो है बंद गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। इस सवाल आज के समय में इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सर के ऊपर चुनाव है। चुनाव के समय कीचड़ उछालने का जो खेल होता है भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है, और कीचड़ उछालने के इस पूरे खेल के भीतर कोई बुराई भी नहीं है। चुनाव के समय सभी अपने विरोधियों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन इस तरह के घिनौनी हदों को पार कर जाए ये नहीं चलता है। क्योंकि यूएपीए के भीतर जो गिरफ्तार किए गए आरोपियों से ये बात कहा जाए कि वो जाकर के कुछ भी विपक्षी नेताओं का नाम ले ले, और इसके लिए दबाव बखूबी बनाने का प्रयास होता है। और अगर ये सारे जो गिरफ्तार लोग हैं जो कोर्ट में कहते हैं, कोर्ट में तब दिए गए बयान को तब तक गलत नहीं माना जाता जब तक न्यायालय ने उसको गलत करार नहीं देता है। तमाम टॉर्चर के बाद ये अगर सारे नौजवान कोर्ट में जाकर के कहते हैं तो सबसे पहले इसकी जांच करवानी चाहिए कि उनको 30 डिग्री टॉर्चर क्यों दी गई, उनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट क्यों दिया गया, और उनके साथ साथ जो है तमाम मानसिक शारीरिक जो यातनाएं उन्हें क्यों दी जाती है। सभी को पता है कि इन नौजवानों को पास किसने दिलवाया था। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के सांसद प्रताप सिन्हा का नाम सामने आया था। इनमें से कुछ को जो संसद के भीतर अंदर घुस गए थे उनको पास देने का काम और पास दिलाने का काम जो है कौन करवाया था? भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा ने किया था। पर प्रताप सिन्हा को पकड़ने के बजाय, प्रताप सिन्हा जो आरोप मढ़े के जाने के बजाय जो है किसी विपक्षी दल के नेता, किसी खास विचारधारा को रखने वाला, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नाम लेने की नौबत क्यों आती है? जब चुनाव आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है किसी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी की हालत पतली हो जाती है। किसी का सितारा बुलंद होता है चुनाव में, किसी दल गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखती है, किसी दल की सरकार सत्ता से बाहर होते हुए दिखती है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि यूएपीए के भीतर बंद ऐसे नौजवान, गिरफ्तार ऐसे नौजवान जो संसद में जा करके कूदने के लिए, दर्शक दीर्घा से नीचे कूदने के लिए, जब वो नौजवान संसद के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे तो किसके पास के ऊपर पहुंचे? बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के पास में पहुंचे थे लोग। और आरोप वक्त पे, एक ऐसे समय में जब इस देश में बेरोजगारी चरम पे होती है, इस देश में गरीबी चरम पे होती है, देशभक्ति को लेकर के जब नई परिभाषाएं बनाई जाती है इस देश में, इस देश के भीतर जब संसद पार्लियामेंट के भीतर सेंगोल के तहत राजदंड स्थापित करने की प्रयास हो जाती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या यह राजदंड जो है भारत देश के भीतर विपक्ष को क्या खत्म कर देने की कोई तैयारी है? विपक्ष के लिए कोई अस्थायी तौर पे दिए जाने के लिए तैयारी है? दरअसल सवाल ये नहीं होता है। सवाल ये भी नहीं होता कि यूएपीए के भीतर जो गिरफ्तार 5-6 लोग हैं, इन पे अगली सुनवाई जो है एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत के भीतर 17 फरवरी को होगी 2024 को। हिरासत अवधि उनकी 1 मार्च तक बढ़ गई है। तो आने वाले समय में जो है किस प्रकार से अब कीचड़ उछालो अभियान चलेगा वह भी देश को देखना बाकी है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई देखते होंगे, ईडी की कार्रवाई के तहत ही झारखंड के भीतर कई महीनों से कन्फ्यूजन की परिस्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहीं से फरार नहीं हुआ, उसको फरार करार दिया जाता है, फरार बता दिया जाता है। अभी ईडी के अधिकारी SC/ST एक्ट में उन पे FIR दर्ज हो गया है, कभी भी उन पे कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को 5 माह नोटिस दिया गया है, अरविंद केजरीवाल साहब को। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया लीकर पॉलिसी में जो न्यायालय कह रहा है कि कोई मनी ट्रेल अब तक नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग जेल के भीतर है। और इन सबों के बीच जो है सत्ता परिवर्तन बिहार के भीतर बिना किसी ईडी के सहयोग के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को आगे रख करके जब आसानी से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम ये सारा हो जाता है खेल, यही जांच एजेंसी है ईडी महाराष्ट्र के मामले में एक नेता के खिलाफ, छगन भुजबल के खिलाफ, भूल जाते हैं कि क्या हुआ। लेकिन यूएपीए के तहत जो अभियुक्त हैं, जो
उनके कंधे के ऊपर बंदूक डाल करके यह बताया जाता है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉट दे करके, बिजली की झटका दे करके कहा जाता है कि दबाव उन पे प्रेशर बनाया जाता है कि विपक्ष का कोई नाम लेना है, विपक्षी पार्टी का नाम लेना है, विपक्षी कोई नेता का नाम लेना है। तो आप इस बात से बखूबी सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं व्यवस्था कैसी है, किस तरह की परिस्थिति धीरे धीरे उमड़ रही है। राजनीतिक सुचिता और राजनीतिक विमर्श का स्तर किस हद तक गिर गया है। ये पांचों नौजवान जो गिरफ्तारी हुई, कोई के दूसरे देश से नहीं है, ये पांचों नौजवान कोई चाइना पाकिस्तान से नहीं है, ये पांचों नौजवान इंडिया के हैं, भारत के हैं। अल्पसंख्यक एक भी मुसलमान भी नहीं इसके भीतर है। अन्यथा न जाने क्या कुछ नैरेटिव सेट हो जाता है इस देश में, शाहरुख खान के बेटे की तरह ही, जहां पर कोई सबूत नहीं मिलता है कई दिनों तक। ये पत्रकार जो आज पूरा अलग ही तरह के पहुंचा चुका है, देख कई दिनों तक चिल्लाता था, तमाम अलग अलग तरह के कई दिनों तक डिबेट पे डिबेट किए जा रहे थे। लेकिन ये सारे 6 जो नौजवान होते हैं, नीलम एक महिला जो होती है, जो 5 नौजवान, जो 5 लड़के होते हैं, सभी के सभी हिंदू होते हैं, कोई इसमें मुसलमान नहीं होता है। तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इस तरह से अगर काम नहीं हुआ तो इस तरह से विपक्ष को बदनाम कर दो। यह भी किसी के घर के चिराग ही हैं। सागर शर्मा किसी के घर के चिराग है, किसी के घर के नौजवान हैं। और निश्चित ही तौर पर जो घटनाएं हुई है, उस घटना के भीतर सागर शर्मा अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन सजा के साथ जो है साजिशों का खेल नहीं उनके साथ होना चाहिए। सागर शर्मा के पास मनोरंजन डे, ललित झा, महेश कुमावत, अमोल सिंधे, नीलम आजाद, इन 6 लोगों के ऊपर जिस तरह से इनके ऊपर जो जो बातें की जाती थी, इन जांच कहाँ तक पहुंची है, जांच के भीतर लगी हुई एजेंसियां कुछ बताने को तैयार नहीं। इन्वेस्टिगेशन के भीतर क्या कुछ मिला, जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ सामने आया, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके पीछे की पूरी साजिश में, पूरी खेल में विपक्ष को कैसे फंसाया जाए, चुनावी साल के भीतर विपक्ष का जो है बन रहा चुनावी नैरेटिव को कैसे खराब कर दिया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब भारत जोड़ो, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके व्यक्तिगत और निजी छिटाकशी से अगर काम नहीं चलता तो पुलिस प्रशासन का सहारा ले लो। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार पुलिस कैसे वर्तमान समय में इस तरह की आतताई की भूमिका में आ रही है। इस देश में पुलिस कैसे साजिशों करने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए एक प्लॉट तैयार करने के लिए अपनी ओर से पूरी भूमिका, मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति उस दौर में कभी भी नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकता जिस दौर के भीतर लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठता हो, लोकतांत्रिक भागीदारी के ऊपर सवाल उठता हो। मेयर के चुनाव में छत्तीसगढ़ के भीतर, सॉरी चंडीगढ़ के भीतर मेयर के चुनाव में 36 वोट में धांधली की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो पीठासीन अधिकारी जो होता है, प्रोजाइडिंग ऑफिसर, वो 8 वोटों को रद्द कर देता है। तो इस दौर में व्यवस्था के भीतर जो कुछ भी चल रही है, जो कुछ चलाई जा रही है, उस सब के भीतर जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को भी कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हो क्या रहा है। इतना खतरनाक खुलासा, इन सारा खेल नौजवान ने काफी हिम्मत करके ये सारे बात कोर्ट में बोले हैं, जिसको बिजली का झटका दिया जा रहा हो। वीर सावरकर जी जिनको कहा जाता है, वो सावरकर साहब तो काला पानी की सजा में जो यातनाएं जो उनको दी जा रही थी, उससे वो टूट गए थे और माफी मांग करके बाहर निकल गए थे। लेकिन ही सारे नौजवान भले ही दोषी पाए गए, सजा मिले, भारत का कानून सजा का प्रावधान कर देता है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इन नौजवानों के साथ इस तरह के जो टॉर्चर हो रहा है, वो नौजवान कोर्ट के भीतर आकर के तमाम यातनाओं को झेलने के बावजूद, इलेक्ट्रिक बिजली के झटके के झेलने के बावजूद अगर उसके बातों पे विश्वास करे तो ये बिजली का झटका, 3rd डिग्री टॉर्चर और कुछ दूसरे हथकंडे जो यातना प्रताड़ना के होते हैं पुलिस प्रशासन के, उसको झेलने के बावजूद कोर्ट के भीतर जाकर के वो सच बयान करते हैं। जज साहब के भीतर जब वो अपने शब्दों में जब बोलते हैं तो सबसे पहले इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या इस मामले के भीतर पुलिस सच है, या फिर इस मामले के भीतर ये सारे नौजवान जो कह रहे हैं वो सच है। अगर ये नौजवान सही कहते हैं तो फिर इस भारत देश के भीतर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के जो उन पुलिस प्रशासन को इस जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एक अलग दायरा होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था का हिस्सा होने के लिए जो है जो कवायद में जुटी हुई है, अब न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनती हुई नजर भी आ रही है या फिर आती हुई प्रतीत होती है ना, ये परिस्थिति बेहद खतरनाक होता है।
जरा अब खुद ही सोचिए, जिस भारत देश के भीतर आम आदमी अपने पुलिस प्रशासन से डरने लगे, अपने न्यायालय से डरने लगे, उस भारत देश के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से कायम नहीं हो सकता, सुचारू रूप से काम नहीं हो सकती। सिविल सोसाइटी और सिविल लिबर्टी की बातें जो है कहे ना किताबी तौर पे बहुत अच्छे लगे जैसे ही, लेकिन आज के दौर में जो है जमीन पे धरातल पे किस हद तक वो दिखाई पड़ती है और किस हद तक मृग मरीचा बन गई है कि उसके पार्लियामेंट पे कम से कम उस दिन जो कुछ भी हंगामा हुआ, नई संसद भवन के भीतर जो हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद जो है इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ साफ दिखता है कि जिन भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अंदर अपने पास पे घुसाया, जिन लोगों को इस सरकार के भीतर यूएपीए के भीतर गिरफ्तार किया, ठीक उसी प्रकार से अभी यूएपीए दुरुपयोग की तरफ भी आगे बढ़ रहा। ईडी के मामले में क्या कुछ हो रहा है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वो अप्रूवर बन जाता है, यानी सरकारी गवाह बन जाता है, और फिर क्या होता है, किसी न किसी विपक्षी नेता का नाम ले लेता है कि कथित तौर पर उसने पैसे दिए, सबूत कोई भी नहीं दे पाता, उन नेताजी को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। संजय सिंह के मामले में यही कुछ हुआ, मनीष सिसोदिया के मामले में यही कुछ हुआ कि जेल जा चुके हैं आरोपी वो अप्रूवर बन जाते हैं, यानी सरकारी गवाह बन जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और उनके बयान के आधार पे किसी को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया जाता है बिना सबूत के आधार पे। और यही काम क्या यूएपीए के भीतर से कराया जाएगा, यूएपीए के माध्यम से कराया जाएगा, यही काम क्या इस भारत देश के भीतर डेमोक्रेसी इसी से चलेगी, यूपीए लोकतंत्र चलेगा। 10 वर्षों तक यूपीए लोकतंत्र देखे थे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का, अब यूएपीए लोकतंत्र आप देखेंगे आने वाले दौर में क्या होगा देश में किसी को नहीं पता, लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीआई को न्याय और इंसाफ का ब्रांड बताते हैं, तो क्या हम कम से कम न्याय और इंसाफ का ब्रांड बताने वाले प्रधानमंत्री के समय में प्रधानमंत्री जी की संवैधानिक साक्षरता पे कहीं ना कहीं संदेह उठता है। और जिस देश में न्याय और इंसाफ के लिए जिला स्तर के न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उस देश में न्याय और इंसाफ का ब्रांड मंत्री खुद ही बताते थे। सीबीआई ईडी सक्रिय तो एक छोटी सी संस्था है और उसको तो पिंजराबंद तोता बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसमें ईडी भी है शामिल, उसमें इनकम टैक्स भी क्या शामिल हो गया है, और उसके भीतर क्या यूएपीए का कई इस्तेमाल भी किया जाएगा। एक समय में टाडा और पोटा का इस्तेमाल किया जाता था। टाडा के दुरुपयोग के भीतर कल्पनाथ राय, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग भीतर जाते थे। पोटा के दुरुपयोग में रघुराव प्रताप सिंह, ब्रजा भैया और वाइको जैसे लोग जेल जाया करते थे। अब क्या है, यूएपीए के अभियुक्तों से किसी नेता का नाम बकने के लिए, कहने के लिए, कहलवाने के लिए बोला जाए कि तुम बोल दो, आप दबाव देकर के, प्रेशर देकर के किसी का नाम उसके मुख से उगलवा लेगा क्या? तो मुंह किसी से झूठ बोलने के लिए, ऐसे कोई व्यक्ति से झूठ कहने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास के ऊपर संसद भवन में पहुंचा हो, वो किस खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा होता है? कहीं हिटलर शाही वाली बात तो नहीं है? देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।